संघर्ष होता है, सफलता भी उतनी बड़ी होती है। संघर्ष से थकान जरूर होती है, लेकिन इसकी वजह से हम मजबूत बन सकते हैं। वहीं मुस्कुराते हुए काम करना थकान की दवा है। गांधी जी हमेशा कहते थे, गंभीर ही ना रहें, प्रसन्न रहना भी सीखें। इसलिए हंसते मुस्कुराते कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर खास गतिविधियों पर। संसद के नए भवन में कार्यवाही का हुआ श्री गणेश। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ मकर द्वार से किया नए संसद भवन में प्रवेश। संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा संसद का पुराना भवन। प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा को किया संबोधित। नई संसद के पहले विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में बताया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम। सर्वसम्मति से पारित करने की अपील। संविधान संशोधन के रूप में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति ने नए भवन में परिवर्तन को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से ट्रिस्ट विद मॉडर्निटी तक की यात्रा बताया। कहा, संसद का नया भवन आत्मनिर्भर भारत के उदय का प्रमाण। सदस्यों से टकरावपूर्ण रुख को अलविदा कहने और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का किया आग्रह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से की सार्थक और सकारात्मक चर्चा की अपील। कहा, आज देश की जनता नए भारत की आकांक्षा कर रही है और संसद से लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ी हैं। और भारत ने कनाडाई राजनयिक को किया निष्कासित। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का लगाया आरोप। खालिस्तानी नेता की हत्या संबंधी आरोप किए खारिज। जस्टिन ट्रूडो ने दी सफाई, उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा कनाडा। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। आज संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन है। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए लाए जाएंगे। राज्यसभा में आज निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इसके अलावा राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से चिन्हित भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा होगी। लोकसभा के कामकाज की बात करें तो लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 और अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। संसद के नए भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही संसद के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। संसद का पुराना भवन अब एक इतिहास बन गया है। पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि पुराने संसद भवन का नाम अब बदलकर संविधान सदन रखा जाना चाहिए। आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने शाम को एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष पुराने संसद भवन को आज से संविधान सदन के रूप में अधिसूचित करते हैं।
लोकसभा सचिवालय ने कहा कि स्पीकर को इसे अधिसूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने यह घोषणा भी की कि अब लोकसभा की कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले सदन, लॉबी और गैलरी जैसे शब्द नई इमारत को संदर्भित करेंगे। मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। देश को संसद का नया भवन मिला, लेकिन इस संसद के पुराने भवन की तरह यहां अलग से केंद्रीय कक्ष नहीं है। भविष्य में इस नए भवन के लोकसभा कक्ष में ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का आयोजन किया जाएगा। अभी तक दोनों सभाओं यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकों का आयोजन केंद्रीय कक्ष में होता आ रहा है। कई ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे इस केंद्रीय कक्ष पर देखिए हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट। हम अभी जिस स्थान पर खड़े हैं ये वही स्थान है जो अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संसद के पुराने भवन के केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल के बारे में, जिस आजादी को पाने के लिए हमारे देश की महान विभूतियों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उस आजादी का सपना भी इसी केंद्रीय कक्ष में पूरा हुआ था। यानी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन द्वारा सत्ता का हस्तांतरण इसी केंद्रीय कक्ष में हुआ था और उसके कुछ समय बाद भारतीय संविधान की रचना संसद के पुराने भवन के इसी केंद्रीय कक्ष में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की तमाम बैठकों का गवाह यह कक्ष रहा है। अभी तक दोनों सभाओं यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकों का आयोजन इसी कक्ष में होता आ रहा है। इसके साथ ही लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने पर और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। सेंट्रल हॉल में कुल 436 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। यह है संसद के नए भवन का लोकसभा कक्ष। इस नए भवन में केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्यों नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी और क्यों इसका निर्माण किया गया? आइए जानते हैं। लोकसभा के सदन के लिए निर्धारित स्थान की भव्यता सारी कहानी बयां करती है। संसद के इस नए भवन में लोकसभा के भीतर एक साथ 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यानी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र बुलाने पर यहां 800 सांसद एक साथ न केवल आराम से बैठ सकते हैं बल्कि 400 से अधिक अन्य विशिष्ट जन भी संसद के इस नए भवन के लोकसभा सदन में बैठ सकते हैं। अगर बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सांसदों की संख्या बढ़ाई भी जाती है तो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होने के बाद भी बड़ी संख्या वाले दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा के सदन में आराम से बैठ सकते हैं। संसद का नया भवन ज्यादा क्षमताओं के साथ संसदीय प्रणाली का विस्तार करेगा और साथ ही भारत को लोकतांत्रिक रूप में और मजबूत राष्ट्र बनाएगा। कैमरामैन महावीर सिंह के साथ मैं नरेंद्र सिंह, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में कामकाज के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित किया। लोकसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आज़ादी के अमृतकाल का उषा काल है। इस मौके पर आधुनिक भारत और पुरातन संस्कृति का अद्भुत मेल हुआ है। ये शुभारंभ नए विश्वास के साथ संकल्प से सिद्धि की ओर की यात्रा है। उन्होंने कहा कि अतीत की कड़वाहटों को भुलाकर आचरण, वाणी और संकल्प से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है यद भावो तद भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद भावो तद भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है।
भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से पेश किया गया। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में लोकसभा में अपने उद्घाटन भाषण में महिलाओं को आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक को पेश किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने सदन में सभी दलों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। संसद के नए भवन में राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है। भारत की प्रगति दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि हमें संकल्प लेना होगा कि देश हित को हम सर्वोपरि रखेंगे। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और हम भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करेंगे। माननीय सदस्य, आज के दिन मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है। हम सबको संकल्प लेना होगा कि देश और देश हित हम सर्वोपरि रखेंगे। हम अपने भारतीय होने का गौरव हो और हम भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करेंगे। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आज की नई शुरुआत भारत के भविष्य के लिए दूरगामी और सकारात्मक साबित होगी। ऑनरेबल मेंबर्स, we have to carry best of everything forward and leave behind unhealthy baggage. We must place our total commitment to serve the nation and bring about positive change in the lives of 1/6 of humanity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में हासिल करने पर जोर दिया है। संसद के नए भवन में राज्यसभा की कार्यवाही के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च सदन देश के विधायी निकायों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
राज्यों के सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन राष्ट्र को एक दिशा देते हुए राजनीतिक चर्चा के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर गंभीर बौद्धिक चर्चा का केंद्र बने। हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन के रूप में की गई है। संविधान निर्माताओं का ये आशय रहा है कि ये सदन राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठ करके गंभीर बौद्धिक विचार विमर्श का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ्य यहीं से निकले, ये स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहे और लोकतंत्र की समृद्धि में ये योगदान ही उस समृद्धि को में अधिक मूल्य वृद्धि कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अनेक महापुरुष रहे हैं। मैं सबका उल्लेख तो न कर पाऊं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी हो, गोविंद वल्लभ पंत साहब हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, प्रणब मुखर्जी साहब हो, अरुण जेटली जी हो, ऐसे अनगिनत विद्वान श्रेष्ठीजन और सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक तपस्या किए हुए लोग इस सदन को सुशोभित किया है, देश का मार्गदर्शन किया है। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन लोकसभा में पेश होने के बाद इस पर वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने। मैम, जो आज बिल पेश हुआ है उससे आधी आबादी को कैसे शक्ति मिलने जा रही है? मोदी जी के बारे में बताया जाता है महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर्स हैं, तो महिलाओं को शक्ति देने का जो काम आज गणेश चतुर्थी के दिन पीएम मोदी ने किया है उस पर आपका क्या कहना है? आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, यादगार है। नई संसद में हमने प्रवेश किया है। हमारी पुरानी संसद, जिसे अब संविधान सदन कहा जाएगा, वहाँ से हम प्रेरणा लेकर यहाँ आए हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने का हमने संकल्प लिया है और हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करते, महिलाओं के हाथ में देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं सौंपते, तब तक लोकतंत्र को मजबूत करने की जो संकल्पना है वो साकार नहीं हो सकती। मुझे प्रसन्नता है और मैं इस अवसर पर देश की महिलाओं को बधाई भी देना चाहती हूँ कि नई संसद का पहला दिन देश की आधी आबादी को, देश की महिलाओं को समर्पित रहा और हम इस बिल को लेकर आए, इस महत्वपूर्ण महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आए। मैम, जैसा कि मतलब आपका निजी अनुभव हम चाहेंगे आप साझा करें महिलाओं के साथ। आप केंद्रीय मंत्री बनी हैं, आप जिस तरह से लीड कर रही हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आप अपना एक अनुभव साझा कर सकती हैं ताकि उसके माध्यम से महिलाओं को वो शक्ति मिले। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है उसमें चूंकि हम लोग सब सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो हम समाज के हर वर्ग, हर तबके के बीच में जाते हैं। तो हमने निचले से निचले स्तर पे भी महिलाओं का जीवन कैसा होता है, उनके ऊपर किस तरीके के सामाजिक बंधन होते हैं, कितना सोशल प्रेशर होता है, क्या उनके सुरक्षा के तमाम चैलेंजेस होते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्वावलंबन के चैलेंजेस होते हैं, इन बातों को बहुत करीब से देखा है। और मुझे लगता है कि भारत आज एक ऐसे युग में आ चुका है कि जब हमें इन सारी चुनौतियों का, महिलाओं की जो ज़मीनी स्तर पर समस्याएं हैं, उसका समाधान खोजने की ज़रूरत है। जब चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में राज्य की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक हमारी बहनें पहुंचेंगी, महिलाएं पहुंचेंगी, तो महिलाओं की समस्याओं को भी और मुखरता से और मजबूती से रखेंगी। और जो बात मैंने पहले कही कि आधी आबादी को भी हमें आवाज़ देनी होगी, क्योंकि उसके अभाव में हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता और हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं 2047 तक। तो महिलाएं नेतृत्व करें, आगे आए, हर चीज़ में उन्हें झिझकने की ज़रूरत नहीं है, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अवसरों का पूरा अंबार है और महिलाओं को आगे आकर देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो स्वयं भी सशक्त होंगी और समाज और राष्ट्र भी मजबूत होगा। संसद की जानकारी के बाद अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की 28वीं वार्षिक बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी।
सुबह 11 बजे विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसमें मानव अधिकारों के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों और पेरिस सिद्धांतों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। भारत ने कनाडा को करारा जवाब देते हुए कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या पर कनाडा के आरोपों को खारिज किया है। भारत ने मंगलवार को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुका कहकर खारिज कर दिया। ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने कनाडा के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इस मामले में ओटावा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता को दिखाती है। भारत की अध्यक्षता में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक रायपुर में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख आर्थिक चुनौतियों और जोखिमों पर चर्चा की गई। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक में वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रस्तुतियों के आधार पर विचार विमर्श हुआ। समूह व्यापक आर्थिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुआ। G20 प्रतिनिधियों ने सभी देशों के लाभ के लिए रेजिलिएंट और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। 20 सितंबर साल 1519 को फर्डिनेंड मैगलन ने स्पेन से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू किया। फर्डिनेंड मैगलन एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे जिन्हें दुनिया की परिक्रमा करने वाले पहले अभियान के मास्टरमाइंड का श्रेय दिया जाता है। मैगलन ने अपनी यात्रा 5 जहाजों और 270 यात्रियों के कमान के साथ की। रास्ते में फर्डिनेंड और उसके साथियों को भूख, तूफान और युद्धों का सामना करना पड़ा। वे फिलीपींस में एक लड़ाई में मारे गए। हालांकि उसके 5 जहाजों में से एक जहाज ने अंत तक पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल किया। 20 सितंबर साल 1933 को डॉक्टर एनी बेसेंट का निधन मद्रास यानी आज के चेन्नई में हुआ। जिस देश ने भारत पर हुकूमत की वहीं के नागरिक होने के बावजूद एनी बेसेंट ने भारत से प्रेम किया। उनके जीवन का लक्ष्य था हिंदू समाज और उसकी आध्यात्मिकता में आई हुई विकृतियों को दूर करना। साल 1916 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ स्वराज के लिए होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। वे भारत को ही अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि समझती थीं। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन भर एनी बेसेंट ने कर्म को ही अपना मूल मंत्र माना। मंगलवार को संसद के नए भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही संसद के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ खास रहा कल के दिन, चलते चलते आपको दिखाते हैं एक वीडियो के जरिए। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, इसको
संविधान सदन के रूप में जाना जाए। हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी।